आज की तारीख है 20 नवंबर 2025। आज की सुर्खियां तो हम सब ने देखी ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, दिल्ली में प्रदूषण का कहर, व्हाट्सएप का बड़ा डेटा लीक। लेकिन आज हम सिर्फ इन खबरों को दोहराने नहीं वाले हैं, बल्कि इनके पीछे जो पैटर्न छिपे हैं और जो गहरे सवाल ये सब मिलकर उठा रही हैं, उन पर बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इन खबरों के धागे खोलते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। आज की ज्यादातर बड़ी खबरें एक ही थीम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। कंट्रोल, यानी नियंत्रण की लड़ाई। किसका कंट्रोल है हमारी जानकारी पर, कानून पर और संस्थाओं पर। और इस कंट्रोल की लड़ाई को समझने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत शायद हमारे अपने फ़ोन से होती है। हम सब सोचते हैं कि हमारा फ़ोन हमारी निजी दुनिया है, पर आज की ये खबर बताती है कि शायद ये एक भ्रम है। हाँ, व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में, और इसमें भारत के 74 करोड़ लोग भी शामिल हैं। 74 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया है कि एक सुरक्षा खामी की वजह से किसी भी यूजर की प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की जानकारी निकाली जा सकती है। अच्छा, मतलब कोई भी देख सकता है? हाँ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोई भी ये पता लगा सकता है कि आपका नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं, और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड या आपको टारगेट करने के लिए कर सकता है। ये हमारी डिजिटल प्राइवेसी पर सीधे हमले जैसा है। यहाँ पर एक बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। एक तरफ हमारी डिजिटल जिंदगी का दरवाजा इस तरह खुला छोड़ दिया गया है, और दूसरी तरफ सरकार हमारी फिजिकल पहचान को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खबर है कि यूआईडीआई आधार कार्ड का एक नया फॉर्मेट ला रहा है। और आपने जो विरोधाभास पकड़ा है, वही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सरकार कह रही है कि नए आधार कार्ड पर आपका नाम, पता या जन्म तिथि नहीं होगी, सिर्फ एक फोटो और एक क्यूआर कोड होगा। मकसद है फोटोकॉपी के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकना। तो सवाल यही उठता है, जैसा आप कह रहे थे, कि क्या हम एक ऐसे किले की दीवारों को मजबूत कर रहे हैं जिसकी सारी खिड़कियां और दरवाजे पहले से ही खुले हुए? बिल्कुल, मतलब ये कि सरकार आधार कार्ड जैसे मेन गेट पर ताला लगा रही है, जबकि व्हाट्सएप जैसे ऐप्स जहां हम अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं, वो चोर दरवाजे बने हुए हैं। ये हमारी नेशनल डेटा सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहता है? ये यही कहता है कि हमारी अप्रोच टुकड़ों में बंटी हुई है। हम एक समस्या को ठीक करते हैं, जबकि असली खतरा कहीं और से आ रहा है। और ये कंट्रोल की लड़ाई सिर्फ हमारी डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। आज दिल्ली में देश की सबसे बड़ी अदालत और संसद के बीच भी यही टक्कर देखने को मिली। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो बयान कि संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती, ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है। इसके पीछे की असली कहानी क्या है? इसके पीछे है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ट्राइब्यूनल एक तरह की स्पेशल कोर्ट होती हैं। ठीक है, इस एक्ट के जरिए सरकार ने इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के नियम बदलने की कोशिश की, जिससे सरकार का दखल बढ़ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे बदलावों को रद्द किया था, लेकिन सरकार फिर से लगभग वही कानून ले आई। तो एक तरह से सरकार बैकडोर से जजों की नियुक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। सोचिए कि क्रिकेट मैच के अंपायर को टीम का कप्तानी चुनने लगे। जाहिर है खेल निष्पक्ष नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि आप कानून बनाकर हमारे फैसलों को बेअसर नहीं कर सकते। मतलब ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। हाँ, ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के संतुलन और कंट्रोल की एक क्लासिक लड़ाई है। और ये टकराव सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है ना? बिहार के सियासी मैदान में भी आज कुछ ऐसा ही दिखा, जहां सीटों की संख्या कुछ और कह रही है और सत्ता का समीकरण कुछ और। हाँ, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ कंट्रोल का खेल वोट बैंक का है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा को डर है कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो केंद्र में उनके सहयोगी नाराज हो सकते हैं, और बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक उनसे छिटक सकता है। अच्छा, तो यहाँ सीटों पर कंट्रोल से ज्यादा वोट बैंक पर कंट्रोल बनाए रखने की मजबूरी है। बिल्कुल, और संस्थाओं पर कंट्रोल की इस बहस में एक और कड़ी जुड़ गई है। 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो खबर। उन पर चुनाव आयोग की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। हाँ, उनका कहना है कि राहुल गांधी का बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाना एक संवैधानिक संस्था के अधिकार और उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है। तो देखिए, एक ही दिन में 3 बड़ी घटनाएं। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वतंत्रता बचा रहा है, बिहार में सरकार वोट बैंक के कंट्रोल से बन रही है, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
ये सब कंट्रोल की ही अलग अलग लड़ाइयां हैं। सही बात है। और जहां तक सरकारों की बात है, उन्हें हमेशा एक और चीज को बैलेंस करना पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब और आम आदमी के घर का हिसाब किताब। आज इस मोर्चे पर कुछ उम्मीदें भी हैं और कुछ चिंताएं भी। उम्मीद की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट इशारा कर रही है कि रिजर्व बैंक अगले महीने रेपो रेट में कटौती कर सकता है। रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। खबर है कि इसमें 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है 0.25% की कटौती। ये सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। जब आरबीआई बैंकों को सस्ता कर्ज देगा तो उम्मीद की जाती है कि बैंक भी उस फायदे को हम तक पहुंचाएंगे। यानी हमारे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है। हाँ, जो महंगाई के इस दौर में यकीनन एक बड़ी राहत होगी। लेकिन जब भी बाजार में अनिश्चितता होती है या लोगों का सिस्टम पर भरोसा थोड़ा डगमगाता है, तो वो एक पुरानी और भरोसेमंद चीज की तरफ भागते हैं, सोना। और आज सोने चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। सोना 1,24,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,58,000 रुपए प्रति किलो पर है। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये दिखाता है कि एक तरफ तो लोन सस्ते होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ निवेशक भविष्य को लेकर इतने अनिश्चित हैं कि वो अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए कीमती धातुओं में लगा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग संकेतों को दिखाता है। इसी बीच सरकार भी अपना आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है। हाँ, जिससे 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। और इन सब पारंपरिक आर्थिक खबरों के बीच एक नई डिजिटल दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में भारी गिरावट आई है। अब बिटकॉइन 6 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर है। ये पारंपरिक और नई वित्तीय प्रणालियों के बीच की जबरदस्त अंतर को दिखाता है। एक तरफ सरकार समर्थित योजनाएं और सोना जैसी स्थिर चीजें हैं, और दूसरी तरफ क्रिप्टो जैसा बाजार है जहां रातों रात सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इन सब आर्थिक हिसाब किताब के बीच हम सब एक ऐसी कीमत चुका रहे हैं जिसका जिक्र शायद किसी बैलेंस शीट में नहीं होता, हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण की कीमत। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज दिल्ली है। दिल्ली की हालत इतनी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैस चेंबर जैसा बताया है। ये कोई अलंकार नहीं है, ये एक हकीकत है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दिल्ली के सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन पर तुरंत रोक लगा दी है। सोचिए, हम बच्चों को खेलने से रोक रहे हैं क्योंकि बाहर की हवा जहरीली है। हाँ, और कोर्ट ने एक और बहुत मानवीय फैसला सुनाया है। प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं, दिल्ली सरकार को उन्हें गुजारा भत्ता देना होगा। ये अच्छी बात है। अक्सर ऐसे फैसलों का असर सबसे गरीब तबके पर पड़ता है और कोर्ट ने उस पर ध्यान दिया है। लेकिन ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा एक रिपोर्ट के आंकड़े से लगता है। भारत में हर 3 सेकंड में 20 नई कारें रजिस्टर हो रही हैं। हर 3 सेकंड में 20 गाड़ियां? हाँ, हर 3 सेकंड में 20 गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं। हम विकास की इस रफ्तार का जश्न तो मना सकते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है जो हम दिल्ली की हवा में अपनी सांसों से चुका रहे हैं। ये तो हुई बाहर की हवा की बात, लेकिन लैंसेट जर्नल की एक नई स्टडी बता रही है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक छिपा हुआ संकट पनप रहा है। और ये संकट प्रदूषण से कम खतरनाक नहीं है। स्टडी के मुताबिक भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ गया है कि भविष्य में 83% मरीजों पर दवाएं बेअसर हो सकती हैं। 83%? मतलब? इसका मतलब है कि मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उनका इलाज करने के लिए कोई कारगर दवा नहीं होगी। यह आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक हो सकती है। तो एक तरफ विकास की कीमत है प्रदूषण और दूसरी तरफ आधुनिक दवाइयों की कीमत है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये वाकई में तरक्की की कीमत है। अब देश के अंदर की इन चुनौतियों से निकलकर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत काफी सक्रिय दिख रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इजराइल की यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र से है। आप रूस के साथ Su-57 स्टेल्थ विमान वाली डील की बात कर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रूस भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ विमान देने पर राजी हो गया है। और सबसे अहम बात यह है कि वो विमान की टेक्नोलॉजी भी बिना किसी शर्त के भारत को ट्रांसफर करेगा।
आज के दौर में कोई भी देश अपनी सबसे एडवांस रक्षा तकनीक किसी को इतनी आसानी से नहीं देता। तो इससे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ रूस के साथ हमारा पुराना और मजबूत रिश्ता और गहरा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से आई एक रिपोर्ट हमारे पड़ोसी चीन को लेकर कुछ बहुत गंभीर दावे कर रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि चीन भारत के खिलाफ एक संगठित साइबर युद्ध और दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। सिर्फ हैकिंग ही नहीं, बल्कि जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाना भी इसका हिस्सा है। और उसमें राफेल सौदे का भी जिक्र है ना? हाँ, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को रोकने के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी फर्जी तस्वीरें वायरल की गई थी। ये तो कमाल है। मतलब लड़ाई अब सिर्फ सीमाओं पर टैंक और तोप से नहीं, बल्कि हमारे फोन और कंप्यूटर पर कीबोर्ड और फर्जी खबरों से भी लड़ी जा रही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आज के दौर में दोस्त और दुश्मन की परिभाषा कितनी बदल गई है। एक दोस्त आपको सबसे एडवांस्ड हथियार दे रहा है, तो दूसरा दुश्मन आपके खिलाफ सबसे एडवांस्ड डिजिटल प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है। इन सब गंभीर और तनाव भरी खबरों के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो हमें इंसानियत और जिंदगी के अजब गजब रंग दिखाती हैं। हाँ, कुछ खबरें बिल्कुल अलग हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश से एक मामला सामने आया है जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक व्यक्ति की याददाश्त 45 साल बाद वापस लौट आई है। वो 1980 में एक हादसे के बाद लापता हो गए थे और अब जाकर उन्हें अपना अतीत याद आया है। 45 साल सोचकर ही अजीब लगता है। 1980 से सीधा 2025 में उनकी नजरों में तो दुनिया पूरी तरह बदल गई होगी। लैंडलाइन फोन के जमाने से सीधे स्मार्टफोन और एआई के दौर में। यकीनन। और एक दूसरी कहानी है जो इंसानी जज्बे के मिसाल है। पंजाब के एक युवक जिनके बचपन में ही एक हादसे में दोनों पैर कट गए थे, आज वो जिम में 140 किलो का वजन उठाते हैं। 140 किलो, ये तो अविश्वसनीय है। और उनका सपना है पैरालिम्पिक में देश के लिए मेडल जीतना। ये कहानी दिखाती है कि असल ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। तो आज के इन तमाम खबरों को एक साथ देखने पर साफ है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर स्तर पर एक खींचतान चल रही है। संस्थाएं अपनी ताकत और सीमाओं को लेकर आमने सामने हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए सुविधा भी है और एक बड़ा खतरा भी। और विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सेहत के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हमने देखा कि कैसे कंट्रोल की लड़ाई हमारी प्राइवेसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक फैली हुई है। कैसे अर्थव्यवस्था की उम्मीदें और चिंताएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कैसे दिल्ली का प्रदूषण और एंटीबायोटिक का संकट हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम तरक्की की जो कीमत चुका रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा है। इन सब बातों के बीच आज की खबरों से एक सवाल मेरे दिमाग में अटक गया है, जो शायद हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ सरकार देश के 1 करोड़ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए मुफ्त कोर्स दे रही है ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सकें, और दूसरी तरफ आज का सच ये है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में खेलने तक नहीं दे सकते। तो हम भविष्य की तैयारी और वर्तमान की ज़रूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे? क्या हम एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां हमारे पास एआई की ताकत तो होगी पर सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।